हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिलाइटफुल स्टडी पर। तो डियर स्टूडेंट्स, कल हम जो कक्षा 9 की एक्सरसाइज 1.1 है उसका सॉल्यूशन कर चुके थे। आज हम सॉल्यूशन करेंगे एक्सरसाइज 1.2 का। तो देखो, एक्सरसाइज 1.2 में बेसिक तो ज़्यादा कुछ है नहीं, बस एक चीज़ आप ध्यान रखना कि वास्तविक संख्याएं किसे कहते हैं। तो यहाँ पर देखो, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। मतलब वास्तविक संख्याएं में परिमेय और अपरिमेय दोनों ही संख्याएं आ जाती हैं, तो वो क्या कहलाती है? हमारी वास्तविक संख्याएं। अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। तो देखो, इसका क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 है इसका, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर देखो, इसने पूछा है कि जो कथन दे रखे हैं वो सत्य या असत्य। सत्य है तो कारण दीजिए, असत्य है तो भी कारण दीजिए। तो यहाँ पर देखो, हमारा पहला है, पहले क्वेश्चन में पहला स्टेटमेंट कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। क्या है? प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। अब यहाँ पर देखो कि अपन ने क्या बोला, वास्तविक संख्या में क्या बोला कि परिमेय और अपरिमेय संख्याएं ये सब किस में आ जाती हैं? वास्तविक में। तो यही इस स्टेटमेंट में बोला गया है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या। तो हाँ, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? ये हमारा सत्य हो जाएगा, सत्य। क्योंकि क्योंकि सत्य, क्योंकि सभी परिमेय और अपरिमेय और अपरिमेय संख्याओं का संग्रह ही वास्तविक संख्या होती है। वास्तविक संख्या होती है। तो हमने इसका कारण क्या दिया है? क्योंकि सभी जो परिमेय और अपरिमेय संख्या उनका संग्रह क्या कहलाती है? वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। तो यहाँ पर देखो, इसमें ये सभी संख्याएं आ जाएंगी। इसके बाद देखो, इसमें सेकंड क्वेश्चन है, इसी में क्वेश्चन नंबर 1 में ही दूसरा क्वेश्चन है। वो क्या है? वो है संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृत संख्या है। क्या बोला है उसने? कि √m के रूप का होता है, के रूप का क्या होता है? संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु। तो यहाँ पर देखो, अब हमें ये पता होना चाहिए कि जो √m है, तो इस रूप की जो संख्याएं होंगी वो क्या कहलाती है? अपरिमेय संख्या। क्या कहलाती हैं? अपरिमेय संख्याएं। अब यहाँ पर ये बोला गया है कि संख्या रेखा पर, तो यहाँ पर देखो हम क्या लिखेंगे कि ये हमारा क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। क्योंकि जैसे मान लो √2 और √3 है, इसके बीच में क्या होती है? बहुत सारी अनंत संख्या होती है। जैसे मान लो √2 व √3 है, ठीक है। तो इसके इन दोनों के बीच में भी बहुत सारी संख्याएं होंगी, होंगी कि नहीं होंगी? होंगी। तो यहाँ पर देखो, जो कि जरूरी नहीं है कि वो √m के रूप का हो। किसके? √m के रूप का। देखो, इन दोनों के बीच में जो संख्याएं आएंगी वो जरूरी नहीं है कि √m के रूप की ही वो होंगी। तो यहाँ पर इसलिए हम बोल सकते हैं कि प्रत्येक जो संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु है वो √m के रूप का नहीं होता है। कुछ हो सकते हैं लेकिन प्रत्येक नहीं होंगे। तो यहाँ पर हमें प्रत्येक के लिए बोला है, तो हम क्या कर देंगे? इसको असत्य कर देंगे। क्या कर देंगे? असत्य कर देंगे। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? सेकंड वाले में असत्य। क्या लिखेंगे? असत्य। कारण क्या देंगे? कारण में लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर देखो, हमने ये उदाहरण लिया था, √2 और √3 के बीच अनंत संख्याएं होती हैं, अनंत संख्याएं होती हैं, जो कि √m के रूप की
नहीं होती हैं, ठीक है, नहीं होती हैं, जहाँ m क्या है, एक प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या। तो इस तरीके से हम इसका क्या देंगे, कारण देंगे, क्योंकि ये बोला है इसने कि √2 और √3 के बीच में बहुत सारी संख्याएं होंगी जो √m के रूप की नहीं होंगी, इसलिए प्रत्येक संख्या रेखा का बिंदु है वो √m के रूप का नहीं होता है। इसके बाद इसका तीसरा क्वेश्चन उसको देखते हैं हम। पहले का तीसरा इसमें है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। क्या? प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो यहाँ पर देखो वास्तविक संख्याओं में क्या आती है, परिमेय और अपरिमेय दोनों ही आती है। तो यहाँ पर हमारा जो स्टेटमेंट है वो क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, असत्य। क्या लिखेंगे, असत्य, क्योंकि यहाँ पर लिखेंगे वास्तविक संख्याओं में परिमेय संख्याएं भी होती है। क्या होती है? क्योंकि इसमें परिमेय संख्याएं भी होती हैं। जबकि क्या बोला था कि जो वास्तविक संख्या है वो क्या होंगी, अपरिमेय होंगी, लेकिन वास्तविक में हमने देखा परिमेय और अपरिमेय दोनों ही आएंगी। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर क्लियर हो जाता है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो यहाँ पर देखो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें है सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछा गया है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, यानी कि धनात्मक जो पूर्णांक, देखो कल हमने पूर्णांक के बारे में पढ़ा था। पूर्णांक में क्या होता है, नेगेटिव संख्याएं, जीरो और पॉजिटिव नंबर, ये सभी आ जाते हैं पूर्णांक में। तो हमारे को क्वेश्चन में यही पूछा है कि क्या जो सभी धनात्मक पूर्णांक है उनके वर्गमूल देखो वर्गमूल निकालना हमने क्लास 8 में पढ़ लिया होगा। अगर आपको नहीं आता है तो हम और आपको दोबारा से सिखा देंगे। तो यहाँ पर देखो सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, उत्तर में लिखेंगे सभी, क्या लिखेंगे, सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। क्या? नहीं होते हैं। अब ये तो हमने लिख दिया, इसने उदाहरण भी पूछा था, तो उदाहरण के लिए क्या लिख देंगे, उदाहरण के लिए जैसे मान लो √4 का जब हम वर्गमूल लेंगे तो 2 आएगा, ठीक है, 2 जो कि एक क्या है, जो कि एक परिमेय संख्या, क्या है, परिमेय संख्या है कि नहीं, परिमेय संख्या है ना ये 2। तो इस तरीके से हम क्या लिखेंगे कि सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल जो है वो अपरिमेय नहीं होते हैं, ठीक है, वो परिमेय भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर देखो अब अगला क्वेश्चन नंबर 3, इसमें देखो 3 ही क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर 3 इसका लास्ट क्वेश्चन है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है, इसमें बोला गया है कि दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। यहाँ पर देखो यानी कि ये इस तरह से एक संख्या रेखा होती है, यहाँ बीच में 0, इधर माइनस की संख्या, इधर प्लस की संख्या, तो इस पर हम √5 को किस तरीके से दिखा सकते हैं वो हमें यहाँ पर दिखाना है। तो यहाँ पर देखो ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको कैसे करेंगे हम, देखो इसको लेने के लिए हम क्या करेंगे, एक √5 को संख्या रेखा पर निरूपित करने के लिए क्या लिखेंगे, यहाँ पर √5 को संख्या रेखा पर निरूपित करने के लिए संख्या रेखा पर
निरूपित करने के लिए क्या करेंगे हम, 0 से 2 इकाई लेकर, 0 से 2 इकाई की दूरी लेकर, दूरी OB लेकर उस पर एक लंब बनाया जिसकी लंबाई कितनी है, 1 इकाई है। ठीक है, 1 इकाई है। अब हमने यहाँ पर क्या क्या किया, देखो √5 को संख्या रेखा पर निरूपित करने के लिए 0 से 2 इकाई की। अब देखो कैसे लिए हमने, ये देखो यहाँ पर ये हमारी संख्या रेखा हो गई, यहाँ से देखो ये मान लो 0 है, क्लियर। अब 0 से 2 इकाई यानी कि मान लो ये यहाँ तक अपना 2 है, ये यहाँ पर अपना 2 है, ये 2 है पूरी यहाँ से यहाँ तक। तो क्या ली थी हमने, ये तो O ली थी 0 वाली, और ये बिंदु क्या लिया था, B लिया था। यानी कि देखो 0 से 2 इकाई लेकर OB, ये खींच दिया हमने OB, उस पर एक लंब बनाया। अब यहाँ पर देखो इस पर एक लंब बनाएंगे, कहाँ से, यहाँ से, जिसकी लंबाई कितनी होगी, 1। लंब देखो बिल्कुल सीधा होता है, 90 डिग्री का कोण बनता है, तो इसकी जो लंबाई है वो कितनी है, 1 इकाई है, क्लियर। अब देखो हमारी जो, इसको मान लो कोई C बिंदु दे देते हैं इसको नाम, ठीक है। तो यहाँ से देखो ये जो OC है ना, इन दोनों को जब हम मिलाएंगे तो ये जो दूरी है ये हमारी कितनी आएगी, √5 आएगी। कितनी आएगी, √5 आएगी। देखो ये कैसे आएगी, आपने सुना होगा पाइथागोरस प्रमेय के बारे में। कौन सी प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय कक्षा 9 में, कक्षा 8 में पढ़ी होगी आपने। तो ये क्या होती है, देखो जब भी किसी, देखो यहाँ पर ये समकोण है, ये 90 डिग्री का कोण, तो ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा है कि नहीं बन रहा, बन रहा है ना। तो इसमें देखो क्या होता है, ये तो हमारा आधार होगा, ये वाली, तो ये वाला जो है हमारा क्या होगा, ये हमारा कर्ण होगा, और ये हमारा क्या होगा, लंब होगा। तो यहाँ पर देखो क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस क्या होता है, आधार का स्क्वायर, ये होता है। तो यहाँ पर देखो हमें ये कर्ण स्क्वायर ही निकालना था, ये वाली। तो ये वाली क्या थी हमारे पास, OC, यानी कि OC का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, लंब स्क्वायर कितना है, BC। तो BC हमारा कितना है, 1 है, तो 1 का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, आधार कितना हमारा, ये वाला, यानी कि 2, तो 2 का स्क्वायर। इधर देखो 2, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर, यानी कि 2 का वर्ग कितना होगा, 4, बराबर। देखो ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। और इधर देखो हमें केवल OC निकालनी है। तो जब देखो इस साइड का वर्ग अगर हटता है तो इस तरफ क्या हो जाता है, √ लग जाता है, ठीक है, √ लगेगा। तो इस तरीके से ये जो OC है ये हमारी कितनी आएगी, √5 आएगी ना। तो अब देखो इसके बाद क्या करेंगे, फिर आगे लिखेंगे हम थोड़ा सा, इसमें इसके आगे लिखेंगे, इस प्रकार OC की लंबाई कितनी होगी, √5 होगी ना, ये वाली हो गई। कैसे निकाली हमने, पाइथागोरस प्रमेय से। इसके बाद क्या लिखेंगे, अब O को केंद्र मानकर, यहाँ पर देखो ये OC त्रिज्या लेकर संख्या रेखा पर एक चाप लगाया, जो किस पर, जो मान लो कोई D बिंदु है, D पर काटता है, ठीक है। तो इस तरीके से, इस प्रकार जो OD बराबर हमारी कितनी आ जाएगी, √5 है। तो ये देखो ये हमें यहाँ पर दर्शाना था। अब देखो ये जो वर्ग हमने किया है इस चित्र में, इसमें करके देखेंगे हम, क्या बोला हमने, इस प्रकार OC की लंबाई √5 होगी, ये आ गई √5, ठीक है। अब O को केंद्र मानकर, ये देखो ये हमारा O है, इसको केंद्र मानकर
ओसी त्रिज्या यानी कि ये वाली त्रिज्या लेकर हम क्या करेंगे, संख्या रेखा, ये हमारी संख्या रेखा है, इस पर एक चाप काटेंगे। तो यहाँ से देखो, जब भी आप प्रकार रखकर यहाँ से चाप काटोगे तो ये इस तरीके से कटेगा, इस तरीके से ऐसे ही कटेगा। तो ये जो बिंदु हमें मिला, इस बिंदु का नाम हमने क्या दिया, डी दिया। क्या दिया, डी दिया। अब देखो, जब किसी भी वृत्त में जो त्रिज्या होती है उसकी जो दूरी होती है हमेशा पूरे वृत्त में बराबर ही होती है। तो ये वाली दूरी यहाँ से यहाँ तक भी यही होगी सेम, यहाँ से यहाँ तक भी सेम ही होगी। तो यहाँ से यहाँ तक ये जो दूरी है ये हमारी कितनी आएगी, √5 आएगी, यानी कि OD बराबर √5 आएगी। तो इस तरीके से हम जो है √5 को संख्या रेखा पर निरूपित करेंगे। तो इस तरीके से ये हमारे इसमें 3 ही क्वेश्चन थे। तो ये हमारे पूरे 3 क्वेश्चन यहाँ पर सोल्व हो चुके हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो और इसमें अगर आपको कोई डाउट है या कोई बात समझ में नहीं आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, वहाँ पर हम आपका जो डाउट है वो क्लियर कर देंगे। तो डियर स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो एंड अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें एंड इस वीडियो को भी अपने दोस्तों में जरूर शेयर जरूर करें।